नमस्ते पीपल के साथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट के कुछ सालों में जापान इंडिया के लिए घूमने के लिए एक ऐसी डेस्टिनेशन उभर के आया है जहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, उनके कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। कोविड से पहले जापान घूमना एज ए टूरिस्ट इतना आसान नहीं था इंडियंस के लिए, बट आज की डेट में बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप जापान ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं तो कितना बजट आपको एज ए इंडियन लग सकता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको अपने साथ में लगेंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लाइट के बारे में। फ्लाइट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो फ्लाइट दोस्तों आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने पहले बुक करनी है। अगर मैं आपको टाइमिंग के बारे में बताऊं तो टाइमिंग भी डिपेंड करता है कि आप कब जापान जा रहे हैं। अगर आप जाएंगे अप्रैल के महीने के आसपास, अप्रैल से जून के बीच में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं फ्लाइट के लिए। विंटर टाइम में तो आपको टूरिस्ट कम मिलेंगे और फ्लाइट के प्राइस भी आपको कम पे करने पड़ेंगे। बट अगर आप चेरी ब्लॉसम मौसम में जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं तो आपको फ्लाइट के लिए अच्छे खासे ज़्यादा पैसे पे करने पड़ सकते हैं। अगर मैं आपको अभी की बात बताऊँ तो अगर आप दिल्ली से चूज़ करते हैं टोक्यो जाने के लिए और तारीख चूज़ करते हैं जुलाई मंथ की, तो एक साइड की टिकट एक पर्सन के आपको 35,000 के आसपास पड़ेगी। यही फ्लाइट अगर आप मुंबई से लेते हैं तो आपको 36,000 की एयर इंडिया की फ़्लाइट पड़ जाएगी। अगर आप वेट जेट की फ़्लाइट देखेंगे तो वो आपको 16,000 प्रॉमिस कर रही है, पर 16,000 रुपीज़ में दोस्तों आपको इतना लेग रूम नहीं मिलता है और आपको एक्स्ट्रा बैग के लिए भी पे करना पड़ सकता है क्योंकि वो सिर्फ 7 kgs पर पर्सन अलाउ करते हैं। तो वेट जेट के लिए जो 16,000 है वो आपको शायद थोड़ा एक्स्ट्रा लगे, पर इतने ज़्यादा नहीं लगेंगे जितने एयर इंडिया के हैं। अगर आप एक बजट पे ट्रैवल करना चाहते हैं तो मैं वेट जेट का आपको ऑप्शन दूंगा कि आप 16 से 20,000 रुपीज़ के बीच में एक साइड में जापान पहुंच जाएंगे। फ्लाइट बुक करने के लिए आप किसी भी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। बाकी जितने भी मैं लिंक आपको बताऊंगा इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फ्लाइट के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है वीज़ा। जापान के लिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीज़ा अप्लाई करने की जो फीस है वो है 500 रुपीज़ प्लस 650 रुपीज़ वीज़ा फी VFS ग्लोबल की। इसके लिए आपको VFS ग्लोबल के ऑफिस जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन जमा करने के लिए। ऑफिस में जाके डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद आपको 4 से 5 दिन के अंदर वीज़ा आ जाता है। वीज़ा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बस यही है अगर आप किसी दूसरी सिटी में रहते हैं, किसी छोटी सिटी में रहते हैं, आपको शायद दिल्ली बॉम्बे जैसी बड़ी सिटी में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। अब अकोमोडेशन के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता। जापान जाने का जो बेस्ट टाइम है वो होता है ऑटम एंड समर का। यहाँ पे ऑटम एंड समर में आपको बहुत ज़्यादा टूरिस्ट मिलेंगे और प्राइजेस भी आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। बट यही अगर आप विंटर स्प्रिंग में जाएंगे तो आपको इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने नहीं पड़ेंगे। अगर आप विंटर को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप नवंबर से फरवरी के बीच में जा सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स जापान में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपके हिसाब से कपड़े वैसे ही लेके जाना। एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना, जापान में मोस्टली होटल्स में टॉवल वो लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। या तो आपको टॉवल खुद खरीदनी पड़ेगी या तो रेंट पे लेनी पड़ेगी, तो घर से अपने लिए 1-2 टॉवल एक्स्ट्रा लेके जाना। जापान वैसे तो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस है, बट सिम अगर आपको वहाँ पे चाहिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। एक एवरेज जो सिम आती है वो आती है 3 से 4 हज़ार रुपये के बीच में, जिसको आपको 1 GB डाटा मिलेगा 1 मंथ के लिए। ऑफकोर्स प्लान चेंज हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट अगर आप ये सोचते हो कि इंडिया की तरह आपको सस्ते में सिम मिल जाएगी तो जापान में ऐसा नहीं होगा। जापान एक बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री है, तो अगर आप डिसाइड करते हैं कहाँ आपको घूमना है तो मैं आपको कुछ सजेशन दे सकता हूँ। ऑफकोर्स टोक्यो है जहाँ पे आप होन्शु रीजन में रुक सकते हैं, नागानो है, निको है। उसके बाद में आप साउथ में ट्रैवल कर सकते हैं, हिरोशिमा कोन्शु आइलैंड में, फुकुओका, और उसके बाद याकामुशी आइलैंड। अगर आपका फर्स्ट टाइम है और आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो आप टोक्यो, क्योटो, ओसाका घूम सकते हैं जो कि आपको नॉर्दर्न जापान में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं अकोमोडेशन के बारे में। दोस्तों अकोमोडेशन आपको बड़ी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि होम स्टे हो गया, हॉस्टल पॉड हो गए, होटल्स हो गए। रायकान जो है वो होते हैं टिपिकल जापानीज़ होम टाइप के। इन अगर आप ऑफ सीज़न में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे ऑफर मिल जाएंगे, बट मैं आपको बता दूं टोक्यो में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑफर मिलेंगे। जनरली हॉस्टल्स भी जो चालू होते हैं वो चालू होते हैं 2,000 रुपीज़ पर पर्सन से। और अकोमोडेशन के लिए आप एयरबीएनबी का यूज़ कर सकते हैं, hostelworld.com का यूज़ कर सकते हैं। अगर होटल बुक कर रहे हैं तो booking.com बेस्ट रहेगा। जो एवरेज कॉस्ट है फूड की वो आपको 1,000 से 3,000 रुपीज़ लोकल मील एक छोटे से रेस्टोरेंट में पड़ जाएगा, जो कि फेयरली एक्सपेंसिव है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। अगर यहाँ पर आप बड़ी सिटी में है तो आपको इंडियन फूड भी मिल जाएगा, बट अगेन आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो अपना बजट
उस हिसाब से लेके चलना। जहाँ तक बात होती है ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जापान में, बट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। आपको 8,000 रुपये देने पड़ सकते हैं टोक्यो से नारा के लिए, टोक्यो से क्योटो के लिए, जो कि 2 से 3 घंटे की बुलेट राइड होगी। पैसे बचाने के लिए अगर आप जापान में ज़्यादा टाइम का रुकने का सोच रहे हैं, कम से कम 15 से 20 दिन और अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करने का, तो जापान का रेल पास आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। जापान का रेल पास आपको 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 21 दिन के लिए मिल जाएगा, जो कि प्राइस चालू होता है 18,000 रुपीज़ से लेकर 36,000 रुपीज़ पर पर्सन से। बस इसमें आप बहुत ज़्यादा ट्रेन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रेल पास नहीं लेते हैं तो आपको टोक्यो से क्योटो की जो कॉस्ट है वो $115 पड़ेगी। यही अगर आप पास लेंगे तो आपको 250 से $500 के बीच में एक पास मिल जाएगा 7 से 21 दिन के लिए। तो आपका उसमें ही काम हो जाएगा, आपको बार बार टिकट लेना नहीं पड़ेगा। जापान में आपको इंग्लिश बोलने वाले बड़ी सिटीज़ में तो लोग मिल जाएंगे, बट छोटी सिटीज़ में आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको गूगल ट्रांसलेटर जैसे ऐप का यूज़ करना पड़ सकता है। खाने के मामले में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। एज ए वेजिटेरियन आपको वहाँ पे ऑप्शंस कम मिलेंगे, एटलीस्ट छोटी सिटीज़ में। जापान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सिटी है घूमने के लिए और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो सकती है अगर आप अपने बजट का ध्यान नहीं रखेंगे तो। बैक पैकिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अपना बजट बहुत ज़्यादा टाइट रखना पड़ेगा। अगर फैमिली के साथ में घूमने के लिए सोच रहे हैं तो आपको एटलीस्ट अपने पास में 2 लोगों के लिए 1 लाख रुपीज़ तो आपके पास रखने पड़ेंगे, ताकि आप जापान 15 दिन तो एटलीस्ट आराम से घूम पाएँ। जापान घूमने के लिए 5 से 6 दिन में कुछ भी नहीं होगा, आप एक ही सिटी को एक्सप्लोर कर पाएंगे 5 से 6 दिन के लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा मिनिमम 10 से 15 दिन तो रखना, ताकि घूमने में भी मज़ा आए और एक्सप्लोर करने के लिए भी मज़ा आए, और ऑफकोर्स बहुत सारी मेमोरीज भी आप बना सकते हैं। जापान बहुत ही ज़्यादा सेफ कंट्री है घूमने की, तो आपको वहाँ पे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही खूबसूरत जगह है। जापान के रिलेटेड में अगर आपको और भी कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।